संजीवनी योजना लॉन्च हुई है जी जी, क्योंकि आपका ये मंत्रालय है वो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना है यहाँ पर, उसको लागू नहीं करने दिया और अपनी एक नई स्कीम ले आए। कैसे अलग है ये आयुष्मान से? वीरेंद्र सचदेवा जब चाहें या इनके जो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जिस दिन चाहें उस दिन हमारे अस्पतालों में आ जाएं। मैं दिखाऊंगा उन्हें कि हमारे यहाँ कार्डियो की सर्जरी कराने वाले आधे से ज़्यादा लोग इनके आयुष्मान भारत वाले राज्यों से आ रहे हैं। एक और योजना है महिला सम्मान योजना, जिसमें आपने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपने उनको कॉपी कर लिया। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में दे रहे थे, हमने महाराष्ट्र में दिया। आम आदमी पार्टी वही स्कीम कॉपियाँ कर रही है। आप हमारी कॉपी कीजिए, आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक की कॉपी कीजिए, हमारे हेल्थ मॉडल की कॉपी कीजिए। हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 400 यूनिट हाफ रेट में दे रहे हैं। आप इसे कॉपी कीजिए, यूपी में दीजिए, गुजरात में दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। आपने एक और स्कीम लॉन्च की, डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप। जानकार कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों में एक जंग ऐसी छिड़ गई है कि अम्बेडकर जी का ज़्यादा खास कौन, ज़्यादा प्रिय कौन, ज़्यादा उनसे प्रेम कौन करता है। हर हर महादेव के देश में हर हर मोदी, ये कहाँ से आ गया? ये तो हमारे यहाँ कहीं नहीं था। उसमें इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अम्बेडकर के नाम पे जो है इन्हें एतराज़ है। क्यों? क्या कह रहे हैं कि भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब क्या है? अम्बेडकर का नाम ले रहे हो तो नर्क मिलेगा। और वो तो कहते हैं कि हमने बनाया उनको। कहाँ बनाया? कहाँ है वो? तो बनाने में तो सबसे आसान है, वो तो टोकनिज्म है। हाँ, अगर बनाने की बात है तो प्रधानमंत्री बना दो, फिर वही डिमांड वो आपसे भी कर सकते हैं। सरसंघ चालक बना दो, तो वही डिमांड फिर वो आपसे भी करे ना, कर सकते करे ना। नहीं कर पाएंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपका नेता क्यों ना कोई दलित हो, तो कह रहा हूँ करे ना, आए मैदान के अंदर करे। मैंने देखा संजय सिंह ने राज्यसभा में पूर्वांचल वाला मुद्दा उठा लिया जब जेपी नड्डा ने बोला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सांस में पूर्वांचलियों को और घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को रखा। पंजाबी क्यों नहीं बोला उन्होंने? गुजराती क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो रोहिंग्या बोला, पूर्वांचल तो नाम ले लिया। पूर्वांचली बोला उन्होंने। बोला पूर्वांचली हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या घुसपैठिए हो। शीश महल वाला मुद्दा, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कहते थे कि वो आम आदमी है, ऐसे बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे। तमाम फोटोज वीडियोज आ रहे हैं अंदर के, लाखों रुपए की चीज़ें लगी हुई हैं। ये नहीं चल रहे, इसलिए रोहिंग्या पे आना पड़ा है। अगर ये चल रहे होते तो इनको इससे वोट मिल जाते। 2013 जैसी स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस का समर्थन लेंगे, जैसे साथ दिया था लोकसभा चुनाव में? फला नहीं। वैसे ज़्यादातर कांग्रेसी तो यही कहते हैं, भाई साहब आप ही हो, आप ही जीत रहे हो, ठीक है हम आपके साथ हैं। कहते हैं आपसे 90% कांग्रेसी यही कहते हैं। दिल्ली चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, मगर चुनावी सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं और इसी को देखते हुए हम भी फील्ड पर आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। मंत्रालय इनके पास कई हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पावर, वाटर इंडस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, इतने सारे मंत्रालय। सौरभ जी, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, कैसे मैनेज हो? एक आदमी के बस का होता है इतने सारे मंत्रालय, इतने कागज़, इतने फाइलें, इतने प्रोजेक्ट, दिल्ली, इतनी एस्पिरेशंस, हो पाता है? हो जाता है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हो जाता है। आप कह रहे हो जाता है, मगर मैं आपके कई इंटरव्यूज देखता हूँ, आप कहते हैं कि बड़ा रोकने का प्रयास रहता है, काम नहीं करने दिया जाता है। रोकने का प्रयास रहता है, बट मैं आज अपने ही एक जो है एक सहायक से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि यार अगर इन परिस्थितियों में हमने काम कर लिया तो अब हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं। मतलब इतने चैलेंजेस के अंदर भी अगर हम अपनी नाव पार निकाल पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ रखे हैं कि एक अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए, तो इसका मतलब ये तो है कि इन सब चैलेंजेस के बाद भी अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेल रहे। अरविंद केजरीवाल उतना ही बड़ा चैलेंज है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना 2014 के इलेक्शन में थे। तो परिस्थितियां विपरीत रही, पर हम लोगों को अब इनके साथ काम करने का आदत हो गई। हमें समझ में आ गया कि ये क्या करेंगे, कितना रोकेंगे, हम करा लेंगे, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकल जाएगा। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं कि नहीं रही, पर जानकार कह रहे हैं कि इतनी सारी टिकट्स कटी हैं, कई लोगों को बाहर से लाकर टिकट दिया गया है, तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? वो देखिए, अगर हमने जब 2014 में जब चुनाव हम पहली बार लड़े और दूसरा चुनाव हम 2020 में लड़े, तब भी बहुत सारी टिकट कटी। लगभग
जितनी टिकट्स इस बार कटी हैं मोटे तौर पे उतनी टिकट कटी। एंटी इनकम्बेंसी किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और सारे काउंसलर्स के टिकट काट दिए, सारे 250 के करीब, 275 होते थे, 275 के करीब सभी काउंसलर्स के टिकट काट दिए उन्होंने, जितने उनके सिटिंग थे 150 होंगे, सब ने किया। उसको कह सकते हैं आप एंटी इनकम्बेंसी। उसको कह सकते हैं आप कि गुजरात के अंदर गुजरात के चुनाव से 6 महीने पहले इन्हें मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया। हरियाणा के अंदर इनको खट्टर साहब को बदल के सैनी लाना पड़ गया। वो मजबूरी के बदले हुए मुख्यमंत्रियों को आप वहाँ पे धामी बदला आपने, क्योंकि आपको लगा कि आपके मुख्यमंत्री की शक्ल से लोग चिढ़ने लगे हैं। आपके मुख्यमंत्री की शक्ल देख के कोई वोट नहीं देगा, उसको आप कह सकते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो है आपने पढ़ा। यहाँ तो विधायकों का तो देखिए अपने अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ परफॉर्मेंस की दिक्कत होती है या और कोई दिक्कत होती है या किसी वजह से पार्टी को लगता है कि इससे बेहतर कैंडिडेट आ सकता है, वहाँ पे लाया जाता है। मगर हमारा मुख्यमंत्री हमारा वही है, हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं वो है, उन्हीं मुख्यमंत्री का चुनाव जो है, जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, वो वही हैं। और हमारे मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से इससे त्यागपत्र ये कह के दिया कि जनता चुन के बिठाएगी तो मैं बैठूंगा वरना नहीं बैठूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस है। अगर खट्टर इस्तीफा दे के अलग बैठ जाते और कहते अब खट्टर के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, खट्टर जीतेंगे तो सरकार चलेगी, तो हम कहते कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस था। या वहाँ पे जो उत्तराखंड था या जो इनका गुजरात था, पर बीजेपी कहेगी कि जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है और उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, सफल हुए उसमें। अब बीजेपी देखो धोखेबाज पार्टी है, वो तो धोखा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के नए नए तरीके जो है वो उनके पास होते हैं और वो इस तरह से दिखाते हैं कि देखिए साहब आपको ये पसंद नहीं था ना आदमी, हमने बदल दिया, हमने मुख्यमंत्री बदल दिया, अभी ये ले आए हम। अब वो 6 महीने पहले लाए तो उसको कोई क्या देख लेगा, क्या किया उसने क्या नहीं किया, तो उसको दोबारा मौका मिल जाता है। इट्स अ स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उनकी। कई सारी स्कीम्स मैं देख रहा हूँ लॉन्च हो रही हैं इलेक्शन से पहले दिल्ली में, बोलने वाले उसको रेवड़ी भी बोलते हैं। संजीवनी योजना लॉन्च हुई है, जी जी, क्योंकि आपका ये मंत्रालय है वो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना है यहाँ पर, उसको लागू नहीं करने दिया और अपनी एक नई स्कीम ले आए। कैसे अलग है ये आयुष्मान से, क्यों लाना पड़ा इसको? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब राज्यों में, देश के सब राज्यों में लगभग 1-2 राज्य छोड़ दें, आयुष्मान भारत योजना लागू है। तो हमारा जो सबसे पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी लागू है, इधर हरियाणा में भी लागू है, उससे थोड़ा आगे निकल जाए तो बिहार में भी लागू है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कई बार निमंत्रण दे चुका, आज आपके माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूँ। वीरेंद्र सचदेवा जब चाहें, या इनके जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस दिन चाहें उस दिन हमारे अस्पतालों में आ जाएं। जीटीबी हॉस्पिटल चलें, हमारे जो बड़े अस्पताल हैं, जीबी पंत चलें, एलएनजेपी चलें, मैं दिखाऊंगा उन्हें कि हमारे यहाँ कार्डियो की सर्जरी कराने वाले आधे से ज़्यादा लोग इनके आयुष्मान भारत वाले राज्यों से आ रहे हैं, जीटीबी में आ रहे हैं। जीबी पंत में न्यूरो सर्जरी कराने वाले लोग 800 किलोमीटर से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? वो अगर अमीर होते तो 800 किलोमीटर तो दूर नहीं आते, वो गरीब है। तो उन गरीबों का इलाज आपके आयुष्मान भारत में क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, इसका जवाब इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये सिर्फ कागज़ों की स्कीम है। अभी पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि आपने आयुष्मान भारत में कितने मरीजों का इलाज किया और उस पर कितना खर्चा हुआ। तो वो जो मरीजों का जो खर्चा हुआ उसको अगर मरीजों के नंबर से आप भाग करें, डिवाइड करें, तो 12,000 कुल के करीब जो है प्रति मरीज खर्चा हुआ है। अब आप मुझे बताइए 12,000 रुपये में किसकी कौन सी जो है गंभीर बीमारी दूर हो रही है? सिर्फ आई वॉश है। हो क्या रहा है आप समझिए, जो आयुष्मान भारत के जो ज़्यादातर नंबर्स हैं जो करोड़ों में आ रहे हैं, वो कौन हॉस्पिटल्स हैं? वो सरकारी अस्पताल हैं। आप सरकारी अस्पताल के अंदर गरीबों का इलाज करके कह रहे हैं भाई आपको आयुष्मान भारत मिल गया। अरे तो उसके मुखौटे के पीछे पहले तो आपने सारे सरकारी अस्पतालों को पेड कर दिया, जो कि दिल्ली में फ्री है। दिल्ली में अस्पताल में कंसल्टेशन फ्री है, ओपीडी कार्ड फ्री है, दवाई फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं, सारी सर्जरीज फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। यूपी में, हरियाणा में सब चीज़ों के पैसे लगेंगे। तो आपने क्या किया, पहले सरकारी अस्पतालों के अंदर
पैसे वाले कर दिए कि जी इनमें पैसे लगेंगे, और फिर 20% आबादी को, मात्र 20% आबादी को आपने आयुष्मान कार्ड बांट दिए और कहा भाई तुम फ्री में करा लो और बाकियों से हम पैसे ले लेंगे। तो वो एक बेवकूफ़ बनाने वाला जो धंधा है वो है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। अब हुआ क्या, दिल्ली के अंदर जो ये कह रहे हैं आयुष्मान भारत लाओ, भाई बताओ, हम तो अपने सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री देख रहे हैं, तुम कह रहे हो नहीं सिर्फ आयुष्मान भारत का जिनको कार्ड दें हम, मतलब मात्र 20 या 15% लोगों को दें, उनको हम फ्री दें, बाकी से हम पैसे लें, क्यों लें? दूसरी बात, बड़ी अजीब सी स्कीम है। आप ये बात समझिए कि एक आदमी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, आप ये मान सकते हैं कि इसने पूरी ज़िंदगी जो है मेहनत की, पैसा कमाया, सरकार को टैक्स दिया, लाखों रुपए इसने टैक्स दिया, अब ये आदमी रिटायर हो गया, और रिटायर हो गया तो अब ये अगर बीमार पड़ता है तो इसके मन में डर है कि मेरा इलाज कौन कराएगा। तो आप उसको कह रहे हैं आपको हम आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा देंगे। मेरा सवाल ये है कि आप तो 70 से ऊपर वाले का इलाज कराने की बात कर रहे हैं, ये जो आदमी 60 से 70 तक है इसका क्या होगा? इसको इलाज की ज़रूरत नहीं है क्या? और रिटायर तो 60 की उम्र में हो गया आदमी। तो ये जो 10 साल के जो गैप के जो अधिकतर बुजुर्ग हैं उनको आपने क्या सोच के छोड़ दिया? और ये 5 लाख का क्या मतलब है? आप बीमार पड़े, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आपकी न्यूरो सर्जरी हुई, 5 लाख तो न्यूरो सर्जरी में लग जाएंगे। वो वेंटिलेटर पे चला गया, फिर क्या करोगे आप? 5 लाख उसके पूरे हो गए, आप क्या उसको सड़क पे छोड़ दोगे? ये 5 लाख का कोई बीमारी अपना पैकेज बना के कोई ना आती है कि हम 5 लाख की बीमारी हैं, हम तुम्हें लगेंगे और कोई नहीं लगेगा। तो ये स्कीम एक बेकार स्कीम है, इम्प्रैक्टिकल स्कीम है। हमारी जो स्कीम है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको अनाउंस किया, वो स्कीम ये कहती है कि 60 साल से ऊपर कोई भी हो, विदाउट इनकम लिमिट, आप गरीब हों, अमीर हों, मिडिल क्लास हों, सबको प्राइवेट अस्पतालों में हम इलाज देंगे और अनलिमिटेड देंगे। वो 5 लाख का इलाज हो, 10 लाख का हो, 50 लाख का हो, वो हम देंगे। तो ये एक अपने आप में पूर्ण स्कीम है, और इसके अंदर हम कोई जो है किसी को डिबार नहीं कर रहे कि 80% लोगों को हम हटा दें इसके अंदर से। इसमें हम सबको लेके आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है इस स्कीम का फ़ायदा जो है, और इस स्कीम को लेके जो लोगों के मन में जो क्रेज़ है, वो अक्रॉस जो है इनकम लिमिट है। मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, कोठियों में रहने वाले लोग भी जो है इस स्कीम को लेके बहुत उत्साहित हैं कि ये स्कीम आ जाएगी तो हमारा काफ़ी फ़ायदा इससे होगा। बिल्कुल, आपने संजीवनी योजना को आयुष्मान योजना से बेहतर बता दिया, जनता जज करेगी। जी जी। एक और योजना है महिला सम्मान योजना, जिसमें आपने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपने उनको कॉपी कर लिया। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में दे रहे थे, हमने महाराष्ट्र में दिया। आम आदमी पार्टी वही स्कीम कॉपी यहाँ कर रही है। अरे तो तुम कॉपी कर लो, इसमें क्या है? कोई अच्छी चीज़ कॉपी करने में क्या दिक्कत है? हमने इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, तुम मध्य प्रदेश में भी बनाओ, हरियाणा में बनाओ, कम से कम गुजरात में ही बनवा दो। अब एक बात बताओ, गुजरात के चुनाव में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को स्टूडियो के अंदर एक स्कूल बनाना पड़ा, जिसमें खिड़की भी जो है पेंटिंग बना रखी है खिड़की की भी, और वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जी उसके अंदर जो है कंप्यूटर की एक क्लास के अंदर गए और उसका फ़ोटो और वीडियो जो है चलाया गया। आपके पास क्या स्कूल भी नहीं है? आप 25 साल से गुजरात के अंदर शासन कर रहे हैं, आप अब तक उनको स्कूल नहीं दे पाए। एक स्कूल ऐसा नहीं है जिस पे प्रधानमंत्री जाके जो है अपनी शूटिंग करा सकें। आपको स्कूल भी जो है नकली बनाना पड़ा पोटा में। तो आप हमारी कॉपी कीजिए, आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स की कॉपी कीजिए, हमारे हेल्थ मॉडल की कॉपी कीजिए। हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 400 यूनिट हाफ रेट में दे रहे हैं, आप इसे कॉपी कीजिए, यूपी में दीजिए, गुजरात में दीजिए। हमें बड़ी खुशी होगी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी इससे कि आप कुछ अच्छे काम जो है हमें देख के कॉपी करें। मगर ये क्या है? ये तो इसका विरोध करते हैं, ये तो इसको फ्री की रेवड़ी बोलते हैं। तो इनके लिए समस्या ये है कि ये अपने ही बुने हुए जाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। ये बोलते थे अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली दे दी, अरे तो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री पानी दे दिया, अरे तो फ्री की। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे पोस्ट भारतीय जनता पार्टी वालों ने भेजे हैं जिसके अंदर बोल रहे हैं अरे ये तो मुफ्तखोर लोग हैं, हम लोग तो हम मच्छी नहीं देंगे, हम मच्छी पकड़ना सिखाएंगे। अब सिखाओ तुम मच्छी पकड़ना,
क्यों मच्छी पकड़ना नहीं सिखा रहे अब तुम? अब सिखाओ। मध्य प्रदेश में सिखाते हैं मच्छी पकड़ना, महाराष्ट्र में सिखाते हैं मच्छी पकड़ना। तो 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की लाइन पे आना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे नहीं गए, हम इनकी पिच पे नहीं गए हैं, ये हमारी पिच पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आज ये इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये विरोध करेंगे तो जो बचे कुचे वोट हैं वो भी जनता जो है इन्हें नहीं दी। आपने एक और स्कीम लॉन्च की, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप। जानकार कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों में एक जंग सी छिड़ गई है कि अंबेडकर जी का ज़्यादा खास कौन, ज़्यादा प्रिय कौन, ज़्यादा उनसे प्रेम कौन करता है। इसी स्ट्रेटजी के तहत अभी एक विवाद भी चल रहा है अमित शाह के बयान को लेकर। उनका कहना है कि वो ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, विपक्ष का कहना है कि नहीं, आपने अपमान किया है। तो क्या इसी जो माहौल चल रहा है, इसी को बेनिफिट करने के लिए, इसी का फ़ायदा उठाने के लिए योजना हमारे जितने भी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन SOSC बोलते हैं, और उन स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने के लिए लोग प्राइवेट से भी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, उन सब का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है। और आज से नहीं है, मुझे लग रहा है कम से कम 3-1 साल हो गए उसको, जब मनीष सिसोदिया जी थे उनके समय में बने। दूसरा, हमारे यहाँ जो अम्बेडकर जी को पढ़ाने का, पाठ्यक्रम में डालने का काम हुआ, वो भी आज से 4-5 साल पहले अम्बेडकर साहब को हमने पाठ्यक्रम में डाला कि हर स्कूल का बच्चा अम्बेडकर जी के जीवन को पढ़े, उससे जो है उसको इंस्पिरेशन मिले। अम्बेडकर की जी के नाम पे कई सारी पॉलिसीज़ हम लोगों ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, पहले भी किए हैं। अम्बेडकर जी का एक बहुत सुंदर नाटक होता था, वो हमने दिखाया, जिसके अंदर बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार उसके अंदर जो है हिस्सा लेते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि उनको किसी भी दलित के बारे में चर्चा हो वो नहीं पसंद। अम्बेडकर 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 क्यों लिया जा रहा है? अरे भाई क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? मोदी 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 वो तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। हर हर मोदी, हर हर महादेव के देश में हर हर मोदी, ये कहाँ से आ गया? ये तो हमारे यहाँ कहीं नहीं था। उसमें इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अम्बेडकर के नाम पे जो है इन्हें एतराज़ है। क्यों? क्या कह रहे हैं कि भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब क्या है? अम्बेडकर का नाम ले रहे हो तो नर्क मिलेगा। इसका मतलब यही है ना कि अम्बेडकर का नाम लेने वाले नर्क में जाएंगे और भगवान का नाम लेने वाले स्वर्ग में जाएंगे। तो आपकी तो मानसिकता आज भी वही है, मनुस्मृति वाली। तो ये जो इनके अंदर छिपी हुई दलितों के खिलाफ नफरत है, उसको ये कितना ही छिपा लें वो नहीं छिपा पाते, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। अरे आपने इतना बड़ा पार्लियामेंट बनाया, आपने उस पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। इतना बड़ा राम मंदिर बनाया, आपने उसका शिलान्यास करा, तब आपने उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। जब मोदी जी गए तब आप राष्ट्रपति को नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि वो जो हैं दलित हैं, और वो तो कहते हैं कि हमने बनाया उनको। कहाँ बनाया? कहाँ है वो? तो बनाने में तो सबसे आसान है, वो तो टोकनिज्म है। हाँ, अगर बनाने की बात है तो प्रधानमंत्री बना दो, फिर वही डिमांड वो आपसे भी कर सकते हैं। सरसंघ चालक बना दो, तो वही डिमांड फिर वो आपसे भी करे ना, नहीं कर पाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे। क्यों ना कोई दलित हो, वही तो कह रहा हूँ, करे ना, आए मैदान के अंदर करें। देखिए, सवाल में वो फंसेंगे, वो सवाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सालों से हमारी पार्टी को तो अभी 10 साल हुए हैं, हमारे तो एक ही कन्वीनर हैं जो चले आ रहे हैं, एक ही CM है जो चले आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हमने किए हैं अब तक जो है दर्जनों बदल दिए। इन्होंने तो RSS को सैकड़ों साल से चला रहे हैं, 100 साल से ज्यादा हो गए। इनको तो आबादी के अनुपात से भी तीसरी या चौथी बार में नंबर आ जाना चाहिए था किसी दलित का सरसंघ संचालक बनने के लिए। वो तो नहीं आया, आएगा भी नहीं। थोड़ा चुनावी मुद्दों की बात कर लेते हैं जो आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से खासतौर पर उठाए जा रहे हैं। एक तो आप लोग क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला उठा रहे हैं, उस पर अमित शाह को घेर रहे हैं। दूसरा, मैं देख रहा हूँ एक वोट कटवाने वाला आप लोग आरोप लगा रहे हैं BJP पर कि इन्होंने वोट कटवाए, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उनके वोट कटवाए। और उसको लेकर आप लोगों ने मैंने देखा संजय सिंह ने राज्यसभा में पूर्वांचल वाला मुद्दा उठा लिया। जब JP नड्डा ने बोला, लोगों ने बड़ा स्मार्टली आम आदमी पार्टी ने JP नड्डा के बयान को पूर्वांचल वाले मुद्दे में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, ये दोनों ही बयान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा दिए गए। कोई छोटा मोटा नेता होता तो इसके ऊपर राजनीति भी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सांस में
पूर्वांचलियों को और घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को रखा। पंजाबी क्यों नहीं बोला उन्होंने? गुजराती क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो रोहिंग्या बोला, पूर्वांचल बनिया तो क्यों नाम नहीं नहीं लिया बोला? पूर्वांचली बोला उन्होंने। जेपी उन्होंने नड्डा बोला ने। पूर्वांचली हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या घुसपैठिए हो, अगर इनके बारे में लिखा जाएगा तो इनकी वोट कटेगी। गुजराती क्यों नहीं बोला उन्होंने कि चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बनिया हो, चाहे राजस्थानी हो, ये क्यों नहीं बोला उन्होंने? पूर्वांचली ही क्यों याद आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? ये वही पूर्वांचली हैं जिनको मार मार के गुजरात से भगाया जाता है, वही पूर्वांचली है जो इनकी सरकार के अंदर महाराष्ट्र और मुंबई से खदेड़े जाते हैं, ये वही पूर्वांचली है जिनके छठ पूजा पे हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेता क्लेश करते हैं। कभी उनके छठ घाट तोड़े जाते हैं, कभी उनके छठ घाट बनाने में रोक लगाई जाती है, क्योंकि ये गरीबों से नफरत करते हैं। दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचली गरीब है, गरीबी से इन्हें एलर्जी है, और इनके दिमाग में जो लिस्ट है कि कौन लोग हैं जिनके वोट कटवाने हैं, उसमें पूर्वांचली सबसे ऊपर आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने दर्जनों लोग लेके आए। शाहदरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे वो, जिन्होंने कहा कि हम वही हैं, हमारा एड्रेस ये है, उसी एड्रेस पे हम रह रहे हैं, हमारे वोट काट दिए गए। उनमें कौन जो था, वो जो रोहिंग्या था और बांग्लादेशी था, लगभग सभी पूर्वांचली थे। वो लगभग सभी पूर्वांचली थे जिनके वोट कट रहे हैं। और मैं अभी एक और आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी वोट कटे हैं उनकी आप लिस्ट निकाल लीजिए, अधिकतर लोग उसके अंदर पूर्वांचली होंगे। अगर बांग्लादेशी हैं तो तुम उनके वोट कटवा रहे हो, तुम तो उनको वापस भेजो। भाई बांग्लादेशी का वोट कटवाने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बांग्लादेशी है, फिर आप उसको जो है ट्रेन में बिठा के वापस क्यों नहीं भेज रहे? आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया गया है, कोई लिस्ट दी गई बीजेपी केंद्र सरकार को? इनके पास है ना लिस्ट, तो हमारे पास तो लिस्ट है ही नहीं, इनके पास लिस्ट है। जेपी नड्डा ने बताया कि उस लिस्ट के अंदर पूर्वांचली हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनके वोट कटवा रहे हैं। अरे बड़ा बड़ी मेहनत का काम कर रहे हो, उनको तुम वापस क्यों नहीं भेज रहे? मतलब वोट काट के तुम यहीं रहो, क्यों? इफ दे आर श्योर दे आर घुसपैठियाज और दे आर इन्फिल्ट्रेटर्स, व्हाई आर दे नॉट बीइंग सेंट? आपकी इतनी भी नहीं चल रही अभी, आपकी बांग्लादेश भी नहीं सुन रहा। आप बताइए कि आपने दिल्ली से कितने रोहिंग्याओं को वापस भेजा? मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं, लिस्ट दें। और नहीं भेजा तो चुनाव के आगे से पहले ही क्या ड्रामेबाजी चल रही है, और वोट ही क्यों कटवाए जा रहे हैं, उनको वापस भेज दो। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है, और को जो है चुनाव से पहले जो है पूर्वांचलियों के वोट काटने के लिए ये षड्यंत्र है। वो आरोप बता देता हूँ जो कांग्रेस और बीजेपी आप पर लगा रही है, शीश महल वाला मुद्दा कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कहते थे कि वो आम आदमी हैं, ऐसे बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे। तमाम फोटोज वीडियोज़ आ रहे हैं अंदर के, लाखों रुपए की चीज़ें लगी हुई हैं। ये टूटी सड़कें की बात कर रहे हैं, शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, प्रदूषण, यमुना सफाई की बात कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को कैसे काउंटर कर रहे हैं? बताऊँ, ये जितने भी मुद्दे हैं ये नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे, इसलिए रोहिंग्या पे आना पड़ा इन्हें। अगर ये चल रहे होते तो इनको इससे वोट मिल जाते, इसी को रोज गाना बजा बजा के आगे ले जाते। इनकी नाव फंस गई। अब ये दोबारा हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि चलो रोहिंग्या पे कुछ कर लें, कुछ दंगों का कुछ कर लें। अब ये हिट एंड ट्रायल ही करेंगे। ये मुद्दे दिल्ली वाले पिछले 2 साल से सुन रहे हैं और सुन के पक गए हैं, और उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। केजरीवाल की सरकार ने जो काम किया है वो गरीबों को पता है, लोगों को पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लाख कहें कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जी गाय भैंस बैठी हुई हैं, उसके अंदर जो कुत्ते भौंक रहे हैं, उसके अंदर जो है कूड़ा भरा हुआ है। दिल्ली वाले बेवकूफ़ कोई ना है। आप कहोगे कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जी जो खाली पड़े हैं वहाँ कुछ नहीं है, और लोग मान लेंगे। अरे वो रोज़ जाता है मोहल्ला क्लिनिक में, जब बीमार होता है जाके वो दवाई लेके आता है, वहाँ वो टेस्ट कराता है। किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, रोज़ का फुटफॉल ऑन एन एवरेज 100-125 है। वो लोग रोज़ जा रहे हैं वहाँ पे। आपके कहने से कोई ना मान लेंगे, हाँ उससे ये ज़रूर साबित हो जाएगा कि ये झूठे हैं। अरे भाई हम तो मोहल्ले के अंदर अपने मोहल्ला क्लिनिक में होके आए हैं, वहाँ तो डॉक्टर बैठी हुई थी,
उसने तो दवाई दे दी हमारी, उसने तो टेस्ट कर दिया हमारा। ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाए नहीं केजरीवाल ने, तो ऐसी कोई मानेगा? हमने इतने स्कूल बनाए, उसके अंदर उन गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, इलेक्शन वाले दिन वोट डालने वो उसी स्कूल में जाएंगे, और ये कह रहे हैं नहीं जी केजरीवाल ने कुछ नहीं बनाया, झूठ बोल रहा है। तो ऐसे कोई ना मान लेगी पब्लिक। तो इसीलिए क्योंकि झूठ बोलने की इनकी जो वो प्रवृत्ति है, और ये पूरा झूठ के ऊपर जो आप पूरा का पूरा बुनना चाहते हो, वो दूसरे राज्य का तो चल जाएगा कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, मगर यहाँ के बारे में आप कैसे झूठ बोलोगे? वो आदमी उन सारी सहूलियतों को रोज़ भोग रहा है, उसको आप झूठ कह, अरे नहीं कोई बिल माफ़ नहीं किया, लाखों बिल आ रहे हैं। तुम्हारे कहने से कोई ना लाखों के बिल आ जाएंगे। जिसका रोज़ बिल 0 आ रहा है, जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा, वो तुम्हारे झूठ कोई ना मान लेगा। ये समस्या है भारतीय जनता। अच्छा, पूरी बातचीत तो मैं देख रहा हूँ कि आप बीजेपी पर तो खूब एग्रेसिव है, हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पे कोई हमला नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस जबकि आपके खिलाफ दिल्ली में देखा जाए तो भयंकर तरीके से हमलावर है, तमाम रैली, तमाम रोड शो, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष देवेंद्र यादव लगे हुए हैं। लगे रहने तो विचारों का अच्छा। कांग्रेस को फाइट में मानते हैं, फाइट किससे हैं आप? जिससे फाइट होती है उसी के बारे में चर्चा करता है आदमी। अब आप मुझसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और मैं निर्दलियों को गाली देता फिरूं कि ये जो है ये ऐसा है और ये वो वैसा है, उससे क्या लेना देना? और बीजेपी भी किससे? आप ये देखो ना, हम तो चलो कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस किसकी बात कर रही है? हमारी बात कर रही है। बीजेपी किसकी बात कर रही है? हमारी बात कर रही है। हम ही हैं, ये दोनों कहीं नहीं है। फर्स्ट की लड़ाई और सेकंड की लड़ाई में हम और बीजेपी हैं, कांग्रेस थर्ड ही है। उसको ये मतलब सबको मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है। पर थोड़ा असहज नहीं होता आप लोगों के लिए? ऊपर साथ में दोस्ती है कांग्रेस से, राहुल गांधी के साथ केजरीवाल एक साथ देखते हैं एक मंच में जब झारखंड में शपथ ग्रहण होता है, और नीचे लड़ना पड़ रहा है। वो तो हम एलजी के साथ भी देखते हैं, नहीं दिखते? शपथ भी वही कराते हैं हमारी, फिर कहते हैं आइए चाय पीजिए, मुस्कुराते हैं, हम भी मुस्कुराते हैं। ये तो चलता है पॉलिटिक्स में। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक कितनी सीटें इस बार चुनाव में आ रही हैं? देखिए, आज जो मैं 2100 रुपये वाले कैंप पे रजिस्ट्रेशन देख के आया हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा जो आकलन है, राजनीतिक आकलन, इस बार 65 के आसपास सीटें आ सकती हैं। और ये जो 2100 रुपये वाली जो स्कीम है और जो 60 साल से ऊपर वाली स्कीम है, ये कुछ दिनों में ऐसी सुनामी लाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सुनामी में बह के दूर निकल जाएगी, बंगाल की खाड़ी तक। और 2013 जैसी स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस का समर्थन लेंगे? जैसे साथ दिया था लोकसभा चुनाव में, फला नहीं? कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस बेचारी साथ देगी कैसे? सीट कहाँ से आएगी? मुझे कांग्रेसी मिलते हैं कोई। वैसे ज़्यादातर कांग्रेसी तो यही कहते हैं, भाई साहब आप ही हो, आप ही जीत रहे हो, ठीक है हम आपके साथ हैं। कहते हैं आपसे? 90% कांग्रेसी यही कहते हैं। जो 10% कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमारी 5 आएंगी, तुम्हें बोलो 5 पता कौन सी आ रही हैं। तो वो पहली पे ही रुक जाते हैं, उनसे गिनी नहीं जाती। तो आपको भी कोई कांग्रेसी मिले, वो बोले 5 आ रही है, 10 आ रही है, 15 आ रही है, तो बता कौन सी आ रही है, बता। तो नहीं आ रही उनकी, उन्हें पता है। अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप विधायक भी हैं मंत्री होने के साथ ही, और आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी के प्रति जिम्मेदारी भी है, क्या किया आपने वहाँ पर जनता से इस बार, अपने ग्रेटर कैलाश की जनता से किस बिहार पर, किन मुद्दों हमने पर मोहब्बत की है उनसे। अच्छा, हमने उनके साथ पिछले 11 साल से मोहब्बत की है। चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कोई भी हो, हमने सबके काम किए हैं। हम जीतने के बाद किसी के अंदर जो है भेदभाव नहीं करते, सबके काम करते हैं और सबकी बात सुनते हैं, और इसीलिए लोग हमें प्यार करते हैं। चलिए सौरभ जी, बहुत धन्यवाद आपको शुभकामनाएं भी चुनाव के लिए। बाकी ये सौरभ जी थे हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए, दिल्ली चुनाव के बारे में, अपने मंत्रालय के बारे में, तमाम योजनाओं के बारे में। आपका इस बातचीत के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।